सभी मंचासीन मुख्य अतिथि एवं अधिकारी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विद्या भारती विद्यालय उत्तर पूर्व क्षेत्र की समिति स्वावलंबी पूर्व छात्र सम्मेलन 2023 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्रसन्नता की बात है कि आज इस सम्मेलन में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के पूर्व छात्र एकत्रित हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने विद्या भारती जैसे संस्कारवान और चरित्र निर्माण में अग्रणी शिक्षण संस्थान से अध्ययन किया है। हम गौरवान्वित हैं कि हम इस विश्व की सबसे बड़ी गैर शासकीय विद्यालय श्रृंखला के पूर्व छात्र हैं। विद्या भारती भारत ही नहीं अपितु विश्व में शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी अग्रणी अशासकीय संस्था है। इसका पूरा नाम सभी लोग जानते हैं, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान है, जिसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी, परंतु विद्यालय कार्य 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में गोरखपुर से प्रारंभ हो चुका था। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि ईश्वर के समान होते हैं। हमारे मुख्य अतिथि एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित हैं। गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच देश के ख्याति लब्ध चिंतक एवं विचारक माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी उपस्थित हैं। आप हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह हैं। आज आपके मार्गदर्शन से हम लाभान्वित होंगे। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मंचासीन अतिथियों का परिचय एवं अभिनंदन के लिए श्री मनोज कुमार मिश्र, माननीय प्रधानाचार्य केशव सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल पटना को आमंत्रित करता हूँ। सुलह मंच अपने मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्मान्य अधिकारीगण, विद्या भारती के समस्त अधिकारीगण, देवतुल्य हमारे प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य, ऊर्जा से भरित परिपूर्ण देश की दशा और दिशा को तय करने वाले हमारे इस विद्या भारती के पूर्व छात्र, भारत की इस पवित्र वसुंधरा पर अवस्थित मगध, जो अपने आप में ऐसा साम्राज्य था जिसे हम पूर्व में महाजनपद कहते थे, उस महाजनपद में सबसे समृद्ध इस मगध की भूमि पर, पवित्र भूमि पर, जहां भगवान कृष्ण के भी चरण पड़े थे, ऐसे पवित्र भूमि पर अवस्थित यह केशव सरस्वती विद्या मंदिर, जो भारतीय संस्कृति को अर्वाचीन शिक्षा से संतृप्त करते हुए और उस सपना को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस विद्यालय में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है और हृदय से अभिनंदन है। विद्यालय परिवार आपका अभिनंदन करता है। आज हमारे बीच हमारे यूं कहें प्रेरणा के स्रोत और अपने मातृ संस्था के प्रचारक, अपने विद्या भारती के पालक माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण गोपाल जी उपस्थित हैं, जो कि माननीय सरकारवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक। आप जानते हैं, प्रचारक का मतलब है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को दे रखा है। इदम न मम राष्ट्रीय स्वाहा। आप हमारे बीच हैं। हमारे बीच ठीक उनके बाईं ओर मंच पर माननीय श्री गोविंद मोहंती जी हैं। आप विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के संगठन मंत्री हैं। आप भी संघ के प्रचारक हैं। आपने पूरा जीवन इस राष्ट्र को दे रखा है। श्री राहुल कुमार सिंघल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद अखिल भारतीय सह संयोजक हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं अपने महान शिक्षाविद डॉक्टर रंजीत कुमार वर्मा जी, जो अवकाश प्राप्त कुलपति और अपने क्षेत्र के अध्यक्ष, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, जो विज्ञान कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं, जो अभी तक विज्ञान कांग्रेस में इस बार से हमारा बच्चा परचम लहराना प्रारंभ कर दिया है। विद्या भारती का बच्चा परचम लहराना प्रारंभ कर दिया।
अपने बीच अवस्थित है श्री राम अवतार नरसरिया जी। आप वरीय अधिवक्ता आयकर विभाग में हैं और हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं। इस मंच पर हमारे पूर्व छात्र श्री अभिषेक आनंद जी आप उपस्थित हैं। आप हमारे इसी पाटलिपुत्र में पटना में डिप्टी कमिश्नर हैं और हमारे पूर्व छात्र हैं और हम लोगों से बराबर मिलते रहते हैं। बिहार प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने लोक सेवा आयोग के द्वारा कंपीट करके आए हुए हैं। मैं मंच पर माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को सम्मानित करने हेतु श्री अनुराग महाराणा जी को आमंत्रित करता हूं, जो कि हमारे प्रांत के प्रांतीय संयोजक हैं और पूर्व छात्र हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे श्रीमान राम अवतार नरसरिया जी, श्रीमान गोविंद जी मोहंत, श्रीमान रंजीत कुमार जी वर्मा, श्रीमान अभिषेक जी आनंद, श्रीमान राहुल सिंगल जी और इस सभा में बैठे पूरे प्रांत से क्षेत्र से आए हमारे विद्या भारती के अधिकारीगण और सारे उत्तर दक्षिण बिहार से आए भिन्न भिन्न समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य, प्रधानाचार्यगण, आदरणीय बहनों, पूर्व छात्र छात्राओं, एक अच्छा सुंदर समागम है यह। लगभग मैं समझता हूँ एक 1300-1400 लोग बैठे होंगे और इसमें 500-600 शायद पूर्व छात्र होंगे। क्यों 900 है? अच्छा भाई, हम अपनी गलती मान लेते हैं। 900 नहीं, 1000 होंगे ऐसा मान। 1000 पूर्व छात्र बैठे हैं। तो ऐसे पूर्व छात्र हाथ खड़ा करो जिन्होंने 10 वर्ष के बाद वंदना आज की है। हाथ खड़ा कर, सीधा हाथ खड़ा कर देना। 10 वर्ष बाद हाँ है, 50-60 तो है, ठीक हाथ। जिन्होंने 5 वर्ष बाद ये वंदना सुनी है, ऐसे कौन? ये भी काफी लोग हैं। अच्छा, अब आगे कितने वर्ष बाद सुनोगे दोबारा? ऐसे 10-10 वर्ष के बाद सुनोगे तो जीवन में 2-4 बार और सुन पाओगे। तो जब आप विद्यालय से पढ़ करके गए तो आपके आचार्य प्रधानाचार्य महोदय ने बड़े प्रेम से तुमको विदा किया और आप लोग पूरी पक्की विदाई ले लिए थे। अपने संस्कार के केंद्र, अपने विद्या के केंद्र और अपनी आधारशिला जहां रखी गई उस केंद्र को इतना जल्दी भूलना नहीं और कम से कम वर्ष में एक बार अपने विद्यालय जरूर जाना और वहां की वंदना में शामिल होना। वंदना अपने आप में एक ऐसी स्फूर्ति देने वाली वस्तु है।
ध्यान से आंख बंद करके एक 5-7 मिनट का कार्यक्रम होता है, हम बैठ जाएं तो हम कौन हैं और हमारा उत्तरदायित्व क्या है, सब ध्यान में आ जाएगा। वंदना के 2 भाग है, पहला है वंदना और दूसरा है प्रार्थना। कभी कभी मैं कहता हूं तो लोग कहते अंतर क्यों कर रहे हैं आप, तुमको अंतर लगता है, मैं सही गलत मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन पहले चरण में हम लोग बोलते हैं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, तो जो ज्ञान की देवी है हमने उसकी स्तुति करी, हे देवी आप कैसी हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्वर बदल जाता है, हमारी प्रार्थना के शब्द बदल जाते हैं, फिर हम कुछ मांगते हैं। पहले चरण में मांगा नहीं है, पहले चरण में हमने उनकी वंदना की है। फिर हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं, तो सबसे पहले हमने मांगा, हे मां हमारा यह देश जो है ये जग सिर मोर बन जाए और संपूर्ण विश्व में यह सर्वश्रेष्ठ बन जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, देखिए, जग सिर मोर बनावे भारत, वह बल विक्रम दे, मेरे अंदर बल आ जाए, विक्रम आ जाए, कि मैं अपने परम पवित्र, परम गौरवशाली, परम भाग्यवान इस मातृभूमि को विश्व में फिर से गौरवशाली स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील हो जाऊं, वो बल मेरे को दो। तो अपने को ध्यान में रखिए, आपने जो मांगा वो आपको मिल गया है। क्यों मांगा, ध्यान में आया कि नहीं आया, वो शर्त मत भूलिए आप। हमने मांगा वो बल विक्रम ज्ञान शील, जो वो आगे मांगते हैं, लेकिन काय को मांगा था, हमने इसलिए मांगा था हमारी कोठी बड़ी बन जाए, कि हमारा बंगला बड़ा बन जाए, कि हमारा बैंक बैलेंस बन जाए, हमारे अच्छे वस्त्र इकट्ठे हो जाए, इसलिए तो नहीं मांगा था। अब देवी ने दिया है, उसमें हम आगे मांगते हैं, हमको शील दो, ध्रुव प्रहलाद जैसे हम लोग बन जाएं, हम सबके लिए करुणा के सागर बन जाएं, हम सबके लिए सहायता कर, वो सब हमको दो। तो एक हमने मां की स्तुति करी, क्रमांक 2 हमने मां से कुछ मांगा, और मांगा अपनी इस मातृभूमि के लिए मांगा, अपने इस राष्ट्र के लिए मांगा, मां ने दे दिया। और जिस काम के लिए मांगा उस काम में न लगाओ तो क्या होगा फिर, है ना। एक कहानी आती है कि एक बड़ा व्यापारी था, वो आ रहा था, दूर व्यापार करके पैसा कमा कर जहाज में लेकर के आ रहा था, तूफान आ गया, हे भगवान अगर मैं पार लग गया ना तो इतना इतना मैं आपको चढ़ाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा, उसको किनारा दिखने लगा, तो अरे हाँ मैं दूंगा थोड़ा तो दूंगा, भगवान आपको दूंगा थोड़ा दूंगा, किनारे लग गया तो फिर अरे हाँ अगली बार दे दूंगा, भूल गए। ऐसा नहीं करना। विद्या भारती ने धीरे धीरे पिछले 70 वर्षों में एक स्थान कमाया, एक नाम कमाया, और वो स्थान और नाम दोनों बातें हमारे विद्यार्थियों की तेजस्विता के कारण से आई। हमारे विद्यार्थियों ने जो करामात दिखाई सारे दुनिया भर में, जहां गए वहां थी, अभी 5-7 बहनों ने और भैयाओं ने बताया, वो जहां गए, जिस स्थान पर गए, वो कहीं इंजीनियर हो गए, कि डॉक्टर हो गए, कि प्रोफेसर हो गए, वाइस चांसलर हो गए, IAS IPS अधिकारी बन गए, या व्यापार में चले गए, वो जहां गए वहां उन्होंने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी भावनाओं और संवेदनाओं से एक स्थान अर्जित कर लिया।
वो ख्याति विद्या भारती की आज है। और ये विद्या भारती आज कोई ऐसी संस्था नहीं है जो लोगों से अपरिचित हो। सब लोग समझ गए। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, बिहार की ये भूमि है, ये सारे विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस बिहार की भूमि का इतिहास जो है हजारों हजारों वर्ष पुराना है। विश्व की कहीं की भी सभ्यता वहां से पुराना इतिहास हमारा यहाँ का मगध का है। बेबीलोन हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे एथेंस हो, उससे पुराना इतिहास हमारा है। महाभारत काल से भी पहले का इतिहास हमारे पास है। और केवल इतिहास नहीं है। अभी जो पुस्तक हमारे रामेंद्र राय जी और रामनिवास जी ने लिख करके दी है, तो ये आप सब लोग इसको जरूर एक बार पलट लीजिए बाद में। हालांकि इन्होंने कीमत तो बहुत ज्यादा रख दी है, 750 रुपया। काहे भाई इतना महंगा काय को रखे आप लोग? तो 750 में तो आधे लोग खरीदेंगे। कहाँ गए तुम लोग? गए इसको 750 रुपये में तो देखो आप लोग खरीदोगे नहीं। और आजकल खरीद करके पढ़ना लोग चाहते भी नहीं है। गूगल पर डाउनलोड कर लेते हैं PDF से। 50% डिस्काउंट दे रहे। कौन बोल रहा है? अच्छा, अरे आज तो और सस्ती दे दो। लाए कि नहीं लाए? इसमें अभी मैं पलट करके नाम पढ़ लिया तो मेरे को भी आजकल कुछ नामों पर होने लगा कि मालूम पड़ा अष्टावक्र यहीं के थे, महर्षि गौतम विश्वामित्र भी यहीं के थे, याज्ञवल्क्य तो थे ही यहीं के। और जब नाम पढ़ा मैंने तो सारिपुत्र महामौदल्यायन जो बुद्ध के साथ थे वो तो यहीं के थे। अशोक की बेटी जो संघमित्रा गई जो लंका में, वो ये बिहार से गई थी। लेकिन मुझको जो बाद में आश्चर्य हुआ भरतमुनि पर हुआ। भरतमुनि यहाँ के थे, मेरे को मालूम नहीं था। फिर बड़ा भारी एक नाट्य शास्त्र लिखा है, तो पंचम वेद कहते हैं। आर्यभट्ट, उसके बारे में आपने लिखा है। वराह मिहिर को मैं तो उज्जैन का समझता था, आपने नई बात लिखी है, अच्छी बात है। अरे बहुत से नाम हमारे लिए भी नए हैं। और भास्कराचार्य के नाम के बारे ऐसे कम से कम इन्होंने 100 विद्वानों का उल्लेख तो इसमें किया है जो प्रथम दृष्टया मेरे को लगा। तो कम से कम हम लोग जो बिहार की धरती के हैं वो ये ध्यान में रखें, ये ज्ञानियों की ये भूमि नहीं रही, ये परम ज्ञानी और महाज्ञानियों की भूमि रही है। भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, और एक समय ऐसा आया कि इस सारी धरती की 1/3 से अधिक जनसंख्या बौद्ध मत में चली गई। 1/3 से भी ज्यादा बताते, कुछ लोग आधी जनसंख्या बताते, 50%। को चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम, आज का जो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, और इधर अफगानिस्तान, पूर्वी अपना यूरोप, सब बौद्ध मत में चला गया। रूस का बड़ा हिस्सा बौद्ध मत में चला गया। यह आसान काम नहीं था। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, मिहिर भोज, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग रहे, उनकी भूमि है। 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर आकर के अपना शरीर जो है पूरा क्या निर्वाण को प्राप्त हुआ। लेकिन काल का चक्कर घूमता है। आगे चल करके शायद दृश्य बदल गया, लेकिन जो दृश्य आया वो भी बदल रहा है। बिहार अपने पूर्व के महान गौरव को याद करता हुआ और विश्व परिदृश्य में, विश्व पटल पर अपनी नई भूमिका के साथ उदय हो रहा है। और ये कहने में मुझको कोई संकोच नहीं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो समझता हूं दुनिया के कम से कम 200 देश ऐसे हैं जहां बिहार का इंजीनियर, डॉक्टर काम करता है। तो सच बात है। तो हमारे अंदर मेधा की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है, योग्यता कम नहीं है, परिश्रमशीलता कम नहीं है, और विनम्रता भी कम नहीं है, संस्कार भी कम नहीं, सब कुछ है। बस सबको समन्वित रूप से करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है
और अपने को विद्या भारती जैसा एक बड़ा मंच मिल गया, एक बड़ा संगठन मिल गया। और हम कम भाग्यवान नहीं हैं, हम विद्या भारती के विद्यालय से कहीं न कहीं जुड़ गए। और जिस विद्या भारती के विद्यालय ने अभी आपको जो बताया, एक संस्कार भी दिया। हम लौकिक शिक्षा में आगे आए, लेकिन साथ साथ संवेदनाओं को संभाल करके रखते हुए आगे बढ़े। वो हमारे देश की विशेषता है, ये हम ध्यान में रखें। दुनिया में बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो विज्ञान में बड़ी उन्नति कर सकते हैं, वे बड़े बड़े कारखाने खोल सकते, बड़े वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, और हम भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन भारत की भूमिका विश्व पटल पर भिन्न है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत आर्थिक या वैज्ञानिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से कोई दुनिया में अग्रगण्य देश नहीं था, ऐसा नहीं है। एक इंग्लैंड के, ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हो गए, लेखक, उनका नाम है एंगस मैडिसन। एक आज से कोई 40 साल पहले उन्होंने दुनिया भर का आर्थिक इतिहास लिखा, एंगस मैडिसन। आप लोग गूगल पर देख लीजिए। वो लिखते ही से 1000 वर्ष पूर्व भारत जो है वो विश्व की कुल जो अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर 33% 34% की भूमिका वाला देश था। वो लिखते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत की जो भूमिका थी, भारत का योगदान था वर्ल्ड इकोनॉमी में, ये 24% था। जब अंग्रेज आया, आगे लिखते हैं, जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गया तब भारत की भूमिका विश्व अर्थव्यवस्था में केवल 2% थी। कौन जिम्मेदार था? आज प्रातःकाल जिक्र चल रहा था A.L. बाशम की किताब का, वंडर दैट वाज इंडिया। उसमें एक स्थान पर बाशम लिखते हैं, A.L. बाशम तो अंग्रेज थे, रहे भारत में बहुत लंबे समय तक। वो लिखते हैं भारत हर चीज का निर्यात करता था। वो विदेशी लेखक है। भारत सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी शॉल, ब्लैंकेट, कारपेट, हाथी दांत का सामान, आयुर्वेदिक औषधियां, सुगंधित तेल, मसाले, लकड़ी का सामान, अच्छे प्रशिक्षित हाथी, प्रशिक्षित चिड़ियाएं, मूर्तियां, आभूषण, बर्तन, बड़ी बड़ी नौकाएं, पानी के जहाज, दुनिया के लिए उपयोग में आने वाला हर सामान भारत निर्यात करता था। तो बनाता होगा तब निर्यात करता था। वो आगे लिखता है, लेकिन सोना और चांदी भारत आयात करता था। लोग भरे हुए जहाज जाते थे, ये सोना और चांदी लेकर के आते थे। और इसलिए रोम का एक बड़ा प्रसिद्ध लेखक हो गया, उसका नाम है प्लिनी। उस प्लिनी ने कई वॉल्यूम लिखे। आज से 2000 साल पहले जो प्लिनी लिखता है, रोम का लेखक, वो ये लिखता है, रोम के लोग जो है भारत के सामान के इतने दीवाने हो गए हैं कि हम लोग हर साल 10 करोड़ अपनी जो मुद्रा है वो भेजते हैं। ये सही चलता रहा तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। और इसलिए अपने उपभोग के ऊपर अपने को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो अंग्रेज लेखक, कुछ अमेरिका के लेखक, जो चर्च ने अच्छे प्रकार से प्लांट किए थे, वो लिखते हैं भारत जंगली लोगों का देश है, भारत बर्बर लोगों का देश है, ये देश निरक्षर लोगों का देश है, ये देश न प्रशासन जानता है न न्याय व्यवस्था जानता है, ये देश विज्ञान से बहुत दूर है, आविष्कारों से दूर है, ऐसा लिखते। और ऐसे लेखकों की संख्या भी कम से कम 50 है। ये जानबूझ करके हमारे देश के बारे में ऐसा कुप्रचार किया गया। ये बात सच है। हम 1000 साल से संघर्षरत थे।
बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारी सारी कमर तोड़ने का प्रयत्न तो किया, बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने खंडहर में बदल दिए। उसका सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी तो बिहार ही था। यहाँ का विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, उदंतपुरी का विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, ये किसने नष्ट किए? एक बार हायर एजुकेशन के सेंटर सब नष्ट हो जाते हैं तो नीचे के विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक कहां बनेंगे? बड़े बड़े ग्रंथालय जहां 4-5 लाख पुस्तकें थी वो जला दिए। तो एक बड़ा संकट तो आया। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया? हमारे सामान्य विद्यालयों को डीरिकॉग्नाइज कर दिया। जो पाठशाला थी, गुरुकुल थे, नहीं, इनको कोई मान्यता नहीं। इस इतिहास को अपने को जानना चाहिए। अंग्रेजों के लिखे हुए कथन पर भरोसा नहीं करना। और जब महात्मा गांधी जी जब एक बार गोलमेज सम्मेलन में लंदन में थे, तब उन्होंने एक बाहर भाषण में बोला, राउंड टेबल में नहीं, अन्य एक कार्यक्रम में गए थे। वहां बड़ी संख्या में अंग्रेज मौजूद थे, कुछ भारतीय भी थे। महात्मा गांधी जी को एक व्याख्यान के लिए बुलाया था। गांधी जी ने कहा कि आप अंग्रेज लोग जो भारत में आए थे, भारत अधिक पढ़ा लिखा देश था, लेकिन आज 1930 एक लंबा समय भारत में आपको बीत गया, 150 वर्षों से अधिक समय आपको हो गया। आपने हमारे देश को अधिक निरक्षर बना दिया। वहां पर ढाका विश्वविद्यालय का पुराना वाइस चांसलर बैठा था, वो खड़ा हो गया। गांधी जी आप जो बोलते हैं इसके पीछे आप कोई प्रमाण दे सकते हैं क्या? गांधी ने कहा मैं जरूर दूंगा। गांधी ने जो वाक्य बोला वो वाक्य ऐसा था, देयर वाज ए ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का एक स्वर्णिम वृक्ष था, बट यू पीपुल अपरूटेड दैट वन। आपने उसको उखाड़ दिया एंड लेफ्ट इट टू ड्राई, और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। यह वाक्य गांधी जी का था। लेकिन गांधी जी अपने जीवन में कोई प्रमाण नहीं दे पाए। उनके शिष्य थे धर्मपाल। धर्मपाल जी ने स्वयं लंदन जाकर ब्रिटिश आर्काइव्स में जाकर अध्ययन किया, और भारत में जो गवर्नर्स यहाँ थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर, उन गवर्नर ने जो 18वीं शताब्दी में भारत में अध्ययन किया था भारत की शिक्षा व्यवस्था का, वो जो रिपोर्ट उनके पास वहां थी उसको निकाला। उसको निकाल करके पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो द ब्यूटीफुल ट्री के नाम से वो पुस्तक आपको मिल जाएगी, गूगल पर मिल जाएगी, आप पढ़ लीजिए, मोटी है थोड़ा, तब पता लगेगा भारत के प्रत्येक गांव में विद्यालय था, हर जाति बिरादरी का बच्चा पढ़ता था, हर जाति बिरादरी के अध्यापक भी थे। देश की साक्षरता उन दिनों जब अंग्रेज आया तब 75% से ऊपर थी। बंधुओं, 1901 में भारत की साक्षरता 6% थी केवल। सारे साक्षर शिक्षित देश को जहां दुनिया के लोग पढ़ने आते थे वो ऐसा निरक्षर बना दिया। एक ईस्टिंग नाम का अंग्रेज, उसने ईस्टिंग नाम का एक चीनी यात्री था, वो अध्ययन के लिए निकला, मैं भारत अध्ययन करूंगा, नालंदा जाऊंगा। तो पहले सुमात्रा में आकर के एक श्री विजय नाम के स्थान पर अपनी नाव से उतरा। वो जैसा बाहर के लोगों का चेकिंग होता है, पूछताछ हुआ, कहां जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, यहां कब तक रुकेंगे? तो उसने बताया मैं भारत जा रहा हूं, मैं अध्ययन के लिए जा रहा हूं, मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा। तो वहां के लोगों ने पूछा उस ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में, कि आप संस्कृत जानते हैं? नहीं, संस्कृत मैं नहीं जानता। तो वहां आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। नालंदा में प्रवेश करने के लिए आपको संस्कृत सीखना अनिवार्य है। तो मैं क्या करूंगा? नहीं, कुछ मत करिए, आप सुमात्रा में रुक जाइए, यहां रह करके संस्कृत सीखिए,
तो ईशिंग कहता है कि मेरे पास यहां रहने के लिए तो कुछ पैसा नहीं है। नहीं, वो मत चिंता मत करिए, यहाँ संस्कृत का विद्यालय चलता है, वो निःशुल्क चलता है। सुमात्रा में श्री विजय नाम के स्थान पर ये ईशिंग जो है कई महीने रहा, संत सीखा, नालंदा आया, प्रवेश पाया, 11 वर्ष नालंदा में निःशुल्क रहा। 400 पुस्तकों का उसने चाइनीज भाषा में अनुवाद किया। उन पुस्तकों को लेकर वापस चाइना चला गया। नालंदा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को 1 पैसा भी शुल्क देना नहीं पड़ता था। विक्रमशिला के विद्यार्थी को नहीं देना पड़ता था। सारे भारत की शिक्षा 100% निःशुल्क थी। और ये शिक्षा जो है ये सरकार के नियंत्रण में भी नहीं थी। और इसलिए हम दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा वाले केंद्र बने थे। कम से कम 40-50 देश आज जो दिख रहे हैं उनके विद्यार्थी भारत में आकर के शिक्षा अध्ययन करते थे। आज पाकिस्तान बड़े गौरव से कहता है, क्या कहता है, तक्षशिला जो है वो हमारा पुराना विश्वविद्यालय था। अच्छी बात है, तो तक्षशिला तो आज पाकिस्तान में है। वो कहता है पाकिस्तान का पूर्व इतिहास है, तक्षशिला जो है वो हमारा। अच्छी बात है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हमारी है। अच्छी बात है। तो भारत की शिक्षा का स्तर, भारत के विज्ञान का स्तर, दुनिया को गणित किसने दिया? आइंस्टीन कहते हैं अगर भारत हमको न्यूमेरल्स नहीं देता 1 2 3 4 5 9 0 डेसिमल, तो विज्ञान की उन्नति क्या होती? कहना कठिन है। भारत ने सबसे पहले धरती का सरकमफ्रेंस निकाल करके दिया। भारत ने पाई का मान निकाल के दिया। भारत ने ग्रहों की गति निकाल करके दी। भारत ने विज्ञान और अपनी दार्शनिक धार्मिक परंपरा में कभी संघर्ष नहीं देखा। पश्चिमी जगत तो इसी से परेशान था। पश्चिमी जगत में जो उनके ग्रंथों में लिखा था उसको उन्होंने पक्का मान लिया, उसके खिलाफ बोलना अनुमति नहीं थी। जो बाइबल में लिखा है उसके विपरीत आप नहीं बोल सकते। धरती चपटी है, प्लेट की तरह है, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। नहीं, सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। और जब कोपरनिकस ने कहा कि ये सूर्य नहीं धरती घूमती है 2 तरह से, एक अपनी कीली पर और एक सूर्य के चारों ओर, तो कोपरनिकस को कहा चुप, आगे से बोलना नहीं। कोपरनिकस चुप हो गया। कोपरनिकस आगे चल करके उस ब्रूनो ने बोल दिया कि सूर्य नहीं घूमता, धरती घूम रही है 2 प्रकार से। एक दिन में एक बार घूम जाती है और 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। ब्रूनो को जिंदा जला दिया। गैलीलियो भी यही बोल रहा था। गैलीलियो को कहा तुम इस मकान के अंदर बंद। गैलीलियो को एक मकान में बंद कर दिया, निकलने ही नहीं दिया। पश्चिम जगत में यह संघर्ष रहा। जो कोई इस बाइबल के खिलाफ बोल देगा उसको बोलने की अनुमति नहीं थी। बाद में आगे चल करके विज्ञान ने विद्रोह कर दिया और बाइबल के लोगों का आप वेटिकन सिटी में रहिए, हमको विज्ञान में काम करने दीजिए। तो साइंस और जो धार्मिक मान्यताएं, हमारे देश में ऐसा विवाद और ऐसी कठोरता कभी नहीं थी। हमारे देश में हर प्रकार की असहमति को अनुमति थी। आप असहमत होके अपनी बात कहिए, इसलिए आपको जिंदा नहीं जलाया जाएगा, आपको घर में बंद नहीं किया जाएगा, आपको जेल में नहीं डालेंगे। इस कारण से हमारे देश की अच्छी उन्नति हुई थी। जो पोरस राजा था, अलेक्जेंडर के साथ बाद में संधि हुई तो अलेक्जेंडर को इसने 30 किलोग्राम स्टील दिया। वो नहीं होता था स्टील। भारत स्टील का पहला निर्माता था, ध्यान में रखिए। भारत एलॉय बनाने का पहला निर्माता था। लेकिन युग ऐसा बीता कि दुनिया के बड़े बड़े लेखक ये कहने लगे कि भारत जंगली है, भारत बर्बर है, भारत जो है निरक्षर है, भारत प्रशासन नहीं जानता। चाणक्य का अर्थशास्त्र कितना पुराना है भाई, 2000 साल पहले का।
2000 साल पहले किसने इकोनॉमी लिखी है बताइए जरा। वैदिक काल से अनेक व्यवस्थाएं दी हुई हैं। दुनिया में इतना पुराना व्यवस्था देने वाला ग्रंथ कौन सा है? लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि अंग्रेजों की लिखी हुई किताबों को, पुस्तकों को हमारे लोग पढ़ करके वैसे ही भाषा बोलने लग गए। ये दुर्भाग्य की बात हो गई। उस अंधकार में से अपने को निकलना है। अंग्रेजों के द्वारा, विदेशी लोगों के द्वारा जो बनाया गया वातावरण था उसमें से निकलना है। स्वतंत्रता के पहले चर्चिल महोदय कहते थे, अगर हमने भारत को स्वतंत्र कर दिया ये लोग बिखर जाएंगे, ये लोग शासन चलाना नहीं जानते, यहां गृह युद्ध हो जाएगा, ये भूख से मर जाएंगे। हम इनको संभाल के रखे हुए हैं, जंगली बर्बर लोगों को। चर्चिल महोदय जिंदा होते तो उनको आज समझ में आ जाता, भारत तो ठीक हो गया। उनके देश को संभालने के लिए भारत का आदि प्रधानमंत्री बना, और पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर 4 प्रधानमंत्री बदल गए उनके। अपना देश नहीं चला पा रहे। भारत को शस्य श्यामला भूमि थी, उन्होंने इस सारे देश को गरीब देश में बदल दिया, कंगाल देश में बदल दिया। एक अकाल में 1.5 करोड़ लोग मरने लगे, अन्न का अभाव हो गया। और आजादी के बाद लगभग 20, 25, 30 वर्षों तक इस देश ने बड़ा संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि 60 और 70 के दशक में हर 5 और 10 मिनट के अंतराल पर एक पानी का जहाज अन्न से भरकर भारत के किनारे पर लग जाता था। और अमेरिका में न्यूज़पेपर में न्यूज निकलती थी, फ्रॉम शिप टू माउथ। भारत इसी में लगा हुआ है। कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्राजील से, अर्जेंटीना से यहां से चावल और गेहूं खरीदता है और अपने लोगों का पेट भरता है। कैसे? ये सच बात भी थी। लेकिन जब भारत के हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे किसान को, हमारे टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर्स को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जब स्वतंत्रता मिली और हमने काम करना शुरू किया, तो आज मुझको ये बताते हुए आनंद भी है, भारत 12,000 शिप अन्न के, फूड ग्रेन्स के भरकर दुनिया के गरीब देशों को भेजता है हर साल। 12,000 शिप्स पिछले साल गए हैं भारत से। दुनिया में नंबर 1 है हम आज फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट में। सन 60 और 70 में देश की आबादी केवल 50 करोड़ थी। 135 करोड़ का पेट भरकर 12,000 शिप लोडेड हमने बाहर भेजे। ले जाओ, गरीब देशों को दे दो। नंबर 2 पर जो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करने वाला देश है वो चाइना है। वो हमसे चौथाई है, 3,000 जहाज केवल भेजता है वो। दूध के उत्पादन में भारत देश दुनिया में नंबर 1 है। 18 करोड़ टन दूध हम प्रतिवर्ष पैदा करते हैं। सन 50 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 ml दूध मिलता था। आज 475 ml दूध प्रत्येक व्यक्ति को देश में मिलता है। हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं आज। हम दुनिया के सबसे बड़े चीनी के प्रोड्यूसर हैं। हम दुनिया में चाइना के बाद स्टील के सबसे बड़े प्रोड्यूसर दुनिया में आज हमें। जो फ्रांस और इंग्लैंड हमको स्टील की उन दोनों टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, जब जमशेदपुर में पहला स्टील का कारखाना भारत का 1911-12 में लगा था। अरे भारत के लोग क्या स्टील बनाएंगे, बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग, ऐसा बोलता था इंग्लैंड। आज इंग्लैंड की तुलना में हम लोग 10 गुना स्टील पैदा करते हैं। आज भारत स्टील के प्रोडक्शन में रूस, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड सबसे ज्यादा स्टील पैदा करता है। मालूम है आपको? स्टील पैदा करने वाले बर्बर लोग हैं हम लोग, हम जंगली लोग हैं। हमारे पास 6 इंजीनियर्स हैं, हमारे पास 6 मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे पास 6 व्यापारी लोग हैं। अभी मैं केनिया में नैरोबी में था 15 दिन पहले। तो थोड़े समय के लिए वहां के लोगों ने कहा चलिए भाई आज हमारे सब कार्यक्रम पूरे हो गए
एक 4 दिन का मेरा 5 दिन का कार्यक्रम प्रवास पूरा हो गया तो साथ में 8वें दिन मीटिंग के बाद अरे बगल में वाइल्ड लाइफ देखने जाते, चलो भाई गए देखने। तो वह सुरक्षा कर्मी थे, तो 2 सुरक्षा कर्मी से हंसी मजाक हो रहा था, तो हमसे पूछते हैं आप किस देश से आए हो? हमने कहा हम भारत से आए। इंग्लिश अंग्रेजी बात चल रही थी। अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया? हाँ जी हम भारत से। ओहो, इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी गुड डॉक्टर्स हियर। नैरोबी में भारत के डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हमने पूछा आप उनको अच्छा डॉक्टर क्यों कहते हैं, क्या व्हाट इज द रीजन, आप क्यों कहते हैं? ओ नो नो, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी काइंड। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम इलाज करते जाते हैं। अब देखिए भारत का डॉक्टर अमेरिका में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर, इवन नैरोबी में जाकर के भी ख्याति प्राप्त करता है। उसमें भारतीय तत्व है, भारतीय भाव है, एक संवेदना है। ध्यान में रखिए ये इमोशनल जो भाव है ये केवल और केवल भारत के पास है, ध्यान में रखिए। इसलिए भारत के डॉक्टर्स की डिमांड है, भारत के इंजीनियर्स की डिमांड है, भारत के नर्सिंग स्टाफ की डिमांड है। आज दुनिया का कोई भी अस्पताल जो है, बड़ा हॉस्पिटल, कोई भी दुनिया का बड़ा मेडिकल कॉलेज भारत के बच्चों के बिना चल ही नहीं सकता। एक हॉस्पिटल में 90% बच्चे भारत के डॉक्टर्स है और नर्सिंग स्टाफ है। हम दंगली लोग हैं, हम बर्बर लोग हैं हम लोग। तो ये जो पेंट किया था वो पेंट आज केवल 75 वर्षों में भारत के बच्चों ने उसको मिटा दिया, हटा दिया। और इसमें हमारे बिहार के लोगों का योगदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात भी सच है कि बिहार के लोगों का, हमारे नौजवानों का योगदान बिहार के लिए कम, बाहर के लिए थोड़ा ज्यादा होता है। हमारी प्रतिभा बाहर जाकर के निखरती है, क्या भगवान जाने। बाहर तो बहुत प्रसिद्धि पाते, बेंगलोर में इकट्ठे होंगे तो IIT में आए कंपनीज में बिहार के उनके एकदम छाए रहते हैं। दिल्ली IIT में बिहार के बच्चे, BHU में बिहार के बच्चे, बिहार में आके क्या होता है भगवान जाने इनका। अब मेरी दूसरी अपील आपसे है, ये बात तो आप समझ गए कि हम लोग जंगली नहीं, बर्बर नहीं, निरक्षर नहीं, हम लोग शासन प्रशासन चलाने में योग्य हैं। और भगवान की कृपा से हम विद्या भारती के विद्यालय में पढ़े थे, संस्कारित भी है, हम भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं। विद्या भारती एक नए मुकाम पर, नए एक पड़ाव पर आ गई है। जैसा पता 13,000 विद्यालय हमारे, हम 13,000 विद्यालय से संतुष्ट होने वाले नहीं, हम 30-32 लाख बच्चों से संतुष्ट होने वाले नहीं। हम चाहते हैं बिहार के अंदर जो विद्यालय हैं वो 2 गुने होने आने वाले 3-4-5 वर्षों के अंदर। और जो विद्यालयों का स्ट्रक्चर है ये भी डबल हो, क्षमता डबल हो, हमारी क्वालिटी अच्छी हो जाए, गुणवत्ता वाले छात्र, गुणवत्ता वाले हमारे आचार्य बंधुगण मिलकर के बिहार के इस क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोग कर दें। जब विद्यालय प्रारंभ हुए तो छोटी छोटी समितियां थी, उन्होंने भरसक कोशिश करके आके 30, 35, 40 साल पहले अपने सामर्थ्य से भी अधिक उन विद्यालयों को खड़ा किया। और जब उन्होंने क्या किया वो प्रशंसनीय है। भले उन्होंने 4 कमरे का विद्यालय शुरू किया होगा उस समय, लेकिन वो प्रशंसनीय है। आज हमारी क्षमता उस समय की क्षमता से 10 गुना 20 गुना अधिक है। और इसलिए अगली मेरी जो प्रार्थना और अपील है वो पूर्व छात्रों से ध्यान में रखिए। आपको क्षमता मिली, योग्यता मिली या आपको संस्कार मिला जिस विद्यालय से, उस विद्यालय को पलट करके देखो, उसके लिए क्या कर सकते। जहां से हमने संस्कार पाया है, विचार पाया है, एक बुद्धिमत्ता पाई है, समाज में एक सम्मानित जीवन हमको प्राप्त हुआ है, हम अपना समूह बनाकर पुराने विद्यार्थियों का अपने उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय वाले नगर गांव के लिए, वहां के विद्यार्थियों के लिए क्या और अच्छा कर सकते हैं। बैठिए, योजना बनाइए, अच्छी योजना, बड़ी योजना बनाओ, छोटी योजना मत बनाओ। और वहां के परिदृश्य को बदल दो। आपको लगता है कि हमारे विद्यालय में बड़ा भवन होना चाहिए, बड़ा भवन बनाओ।
10 कमरे और होने चाहिए, 10 कमरे के लिए योजना बना। एक बड़ा हॉल होना चाहिए, हॉल साउंड प्रूफ हो। बड़ा मैदान होना चाहिए, मैदान में 400 मीटर का ट्रैक कैसे निकलेगा। बच्चों के लिए वॉलीबॉल बास्केटबॉल का मैदान होना, कोर्ट होना चाहिए। बच्चों को अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, ई लाइब्रेरी चाहिए, कंप्यूटर की लैब चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब चाहिए, आचार्यों को अच्छा वेतन चाहिए। आज हम इस काम को कर सकते हैं। हर एक जो विद्यार्थी है जो पुराना, वो मन में विचार करे। मेरे 10 मित्र हैं, उन 10 मित्रों को जोड़ लूंगा। 4 अच्छे परिचित मिले हैं, उनको जोड़ूंगा, उनके अंदर भाव जगाऊंगा और अपने प्राचीन विद्यालय को और अच्छे विद्यालय में कैसे बदल सकता हूं, यह प्रयत्न करूंगा। कल मेरे पास अयोध्या के एक पुरातन विद्यार्थी का मैसेज आया है। वो लिखता है कि वो बम्बई आईआईटी से पीएचडी किया हुआ था, अयोध्या के शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ है। तो मेरे से बोला, मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब। मैंने तुम इतना करो, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तुम 100 ऐसे गरीब विद्यार्थी बालक बालिका ढूंढो अयोध्या में, जिनको हर महीना 2000 रुपए स्कॉलरशिप दोगे, एक 25,000 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी दोगे। इस साल 100, अगले साल 100 जोड़ना, 100 जोड़ते जाओ। उसने योजना बना ली, अपने साथ के 40-50 दूर दूर दुनिया में बैठे लोगों को जोड़ लिया है। अगले 2-3 महीने में सारी योजना बना करके आ रहा है। मेरी योजना बन गई है भाई साहब। मैं जुलाई से मैं प्रारंभ कर दूंगा। 100 विद्यार्थियों को हर साल बढ़ाता जाऊंगा, हर साल 100 नए जुड़ जाएंगे। एक 5-6 साल में नंबर पक्का हो जाएगा। बोले भगवान की कृपा से मैं छोटे से शिशु मंदिर से पढ़ करके निकला था। मैंने बीटेक, एमटेक, पीएचडी किया, आईआईटी मुंबई से किया। मैं जापान में अच्छी कंपनी में नौकरी करता हूं। मैं बहुत छोटे घर से आया था, छोटा सा मेरा घर था। मैं कोई संपन्न परिवार का मैं बालक नहीं था, लेकिन शिशु मंदिर के आचार्य ने मेरे जैसे अति सामान्य बालक में भी कुछ डाला कि मैं आज जापान की एक बड़ी कंपनी में और एक प्रतिष्ठित रूप से बैठा हूं। अब मेरी जिम्मेदारी है मैं इसको अच्छे से रिटर्न करूं, इसलिए मैं करूंगा। बोला क्या, एक बालक से बात कर रहा है, अपने मित्रों से बात कर रहा है, कुछ और कंपनीज वाले उसको जानते हैं, उनसे बात कर रहा है, एक ट्रस्ट बना रहा है। मैं करूंगा। उत्तर प्रदेश देवरिया एक स्थान है, देवरिया का एक बालक है रंजीव तिवारी, वो भी शिशु मंदिर विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ देवरिया से एक बड़ी कंपनी में आ गया, आईआईटी और बीएचयू का पास आउट था और लखनऊ में रहता है। उसने एक प्रकल्प ले लिया विद्या भारती के भाई जी से अनुमति लेकर, ब्रह्मदेव जी से। भाई जी आप एक जमीन है, हमको छोटा प्लॉट दे दो इसमें से। भाई ने दे दिया, चल एक प्लॉट ले ले तू। 1.75 एकड़ का प्लॉट उसने ले लिया। लखनऊ के आसपास के 10 जिलों में उसने खबर भेजा, जिन बच्चों के 85% से ऊपर मार्क्स हैं और हिंदी माध्यम वाले हैं, वे जिनके परिवार में आमदनी 20,000 से कम है, वे अप्लाई करेंगे केवल। ढूंढ लिए बच्चे और 45 बच्चे उसके पास लड़के रहते हैं। हर साल 10-12 बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में चले जाते हैं। पूरा खर्चा यही उठाता है, हर बच्चे का 1-1.25 लाख खर्चा। हर साल 10-11 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। और एक बार सिलेक्शन के बाद मैं उनके घर से एक पैसा भी नहीं लेता, आने जाने का किराया भी हम देंगे, खाना पीना कोचिंग कॉपी किताब हम देंगे। सिलेक्शन हो गया तो आगे की फीस भी हम देंगे। प्रतिष्ठा उसकी अच्छी जम गई। मांग रहा था पैसा लोगों से, दो कैसे नहीं, दो पैसा। अपने मित्रों से आग्रह करके ले आता है। तो हिंदुस्तान में गरीब बालक है, ऐसे बालक मुझे 95-90% मार्क्स लाते हैं, लेकिन घर में कोई जगह नहीं है। इसको कौन 1 लाख रुपया देगा जो कोचिंग करेगा? कोचिंग के बाद कौन 1 लाख रुपया सालाना वो बीटेक एमटेक के लिए देगा इसको? और उसका जब सफल हो गया तो भाई जी के पास फिर गया, भाई जी कहाँ दो, हमारा छात्रावास अच्छा चलता है, देखिए। हाँ अच्छा चलता है, हमको बड़ा प्लॉट दे दो, आप बड़ी जमीन दे दो, हम बालिकाओं के लिए शुरू कर देंगे। 5 फरवरी को बालिकाओं के बड़े छात्रावास की तैयारी कर रहा है। बालिकाओं में 22 बालिकाओं से छात्री है।
और 22 बालिकाओं को वो हर महीना उनका खर्चा देता है। इस साल 5 फरवरी को छात्रावास का उद्घाटन करेगा। उसकी कल्पना है हम 300 बालिकाओं का एक बड़ा छात्रावास चलाएंगे। वो गरीब बालिका होगी लेकिन मेधावी होगी। वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं विद्या मंदिर से, शिशु मंदिर से पढ़ करके आया हूं। मैं समाज के उत्थान में मैं लगूंगा। अच्छा ग्रुप खड़ा कर लिया, 40-50 लोग अच्छे मित्र उसके, आधे बच्चे विद्या भारती के विद्यालय जो पढ़े इसमें। हम क्या नहीं कर सकते भाई? हम कर सकते हैं। अभी रायबरेली का एक बालक है, उसका नाम है कुलदीप द्विवेदी। छोटे से शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ है। बछराव करके एक स्थान है रायबरेली में, वहां के शिशु मंदिर का पढ़ा है। भगवत कृपा ऐसी हो गई वो IRS ऑफिसर हो गया, बम्बई में पोस्टेड है। बोले मैं तो भाई साहब सामान्य घर का था, मेरे पिता सिक्योरिटी में काम करते थे। शिशु मंदिर के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और शिशु मंदिर के आचार्य प्रधानाचार्य के कारण से मैं धीरे धीरे हर परीक्षा उत्तीर्ण करता करता UPSC क्वालिफाई किया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आ गया। अब मेरी जिम्मेदारी है मैं पलट करके दे दूं। हर महीने आता है, अपने विद्यालय में बैठता है, पास के लोगों की चिंता करता है, सैकड़ों लोगों के लिए फीस की व्यवस्था करता है। वो बोलता है मैं पूरे ब्लॉक के 100 गांवों के लिए हेल्थ का प्रोजेक्ट ला रहा हूं। मेरे शिशु मंदिर के आसपास के गांव में कोई भी ऐसा न रहे गरीबी के कारण इलाज न करा पाया, गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया। ये संस्कार उनको शिशु मंदिर ने दिया है, मैं बदले में कुछ दूंगा। तो हमको कुछ योग्य बनाया विद्यालय ने, हमको कुछ संस्कार दिया है, सच बात है। तो इसलिए पहली बात यह है अपने जीवन में प्रामाणिक रहना। हम शिशु मंदिर से पढ़ करके आए हैं, किसी को ये कहने का अवसर न मिले अरे शिशु मंदिर में पढ़ करके आया है, ऐसा काम क्यों करता, ये नहीं। जैसा आपने संस्मरण सुना सत्यनिष्ठा, ये मेरे जीवन का पहला पक्ष है। हम सादा जीवन जिएंगे, हम 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े में काम चलाएंगे, हम छोटे घर में रह लेंगे, हम स्कूटर से साइकिल से चल लेंगे, लेकिन किसी को ऐसा अवसर नहीं देंगे कोई कहे कि मेरी सत्यनिष्ठा कहीं प्रश्नवाचक है। क्रमांक 2, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार किसी को भी आपत्ति देने वाला ना हो, सबको प्रसन्न करने वाला मेरा व्यवहार होना चाहिए। वो कोई सा भी प्रसंग होगा, मैं सबके साथ समरस होने वाला हूं। किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी भी प्रकार का द्वेष मेरे मन में नहीं आना चाहिए। सारे समाज को साथ लेकर के चलने का विचार और संस्कार मेरे को प्राप्त हुआ है। और तीसरी बात, मैं अपने विद्यालय के लिए, मैं इस सारे देश के समाज के लिए क्या अधिक से अधिक कर सकता हूं, इस प्रयत्न में हम लगे रहे। और इसलिए पुराने गौरवशाली भारत को ध्यान में रखकर भविष्य में उससे भी और अधिक गौरवशाली भारत बनाने की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। लेकिन वो काम हमको करना अपने उस गांव से है, वो काम हमको अपने उस विद्यालय से करना है। अपने उस विद्यालय के वर्तमान स्वरूप को हम अपने आचार्य प्रधानाचार्यों के साथ मिलकर बदल देंगे। तो सच में आज का ये सम्मेलन हमको लगता है निश्चित रूप से हम कहेंगे सफल। और इसलिए नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी पुराने शिक्षा के, अध्यात्म के बड़े बड़े महापुरुषों की यह भूमि, आर्यभट्ट, राजा मिहिर, अश्वघोष, इतने बड़े बड़े विद्वानों की यह भूमि, दुनिया के अंदर विश्वविद्यालय के नाम से ख्याति प्राप्त, ग्रंथालयों के नाम से ख्याति प्राप्त वो भूमि फिर से अपने पुराने वैभव को और अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त करे और उसमें हमारी भी भूमिका रहे, हमारे विद्यालय की भूमिका रहे और मेरा विद्यालय अपने जिले का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय घोषित हो। इस संकल्प के साथ हम लोग अपने अपने घरों को जाए तो ये हमारा सम्मेलन निश्चित रूप से सफल माना जाएगा। मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए विचार, आप सभी के अंदर बैठे हुए इस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो इस महान संकल्प में आपको अनंत शक्तियां प्रदान करे। नमस्कार।
नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। स्वतंत्र देश हो गया प्रभुत्वमय दिशामही, प्रभुत्वमय दिशामही। निशा कराल दिशा दिशा पुकारती कि साधना करो सफल, कि साधना करो सफल। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन राग चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। युवकों कमर कसो, युवकों कमर कसो कि कष्ट कंटकों की राह है, कि कष्ट कंटकों की राह है। प्राणदान का समय, प्राणदान का समय, उमंग है उत्साह है, उमंग है उत्साह है। पगों में आंधियां भरे प्रयाण गान चाहिए, प्रयाण गान चाहिए। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद दीदी। हम मानते हैं मातृ देवो भव, पृथ्वी देवो भव, जिससे हम कुछ भी ग्रहण या प्राप्त करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता और आभार हमारी